गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हेमंत राज एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने कक्षा 10 अंग्रेजी प्रोच का दूसरा पाठ लेकर के हाजिर हूँ। इसके पहले पहला पाठ द एन्चेंटेड पूल हमने पहली वीडियो में अपलोड कर दिया है, और अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो उस पाठ को आप ज़रूर देखें और उससे पढ़ाई करें। अब मैं आप लोगों के सामने दूसरा पाठ लेकर के हाजिर हूँ, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ में आपके दोस्तों की भी पढ़ाई चल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं ए लेटर टू गॉड। तो फ्रेंड्स, ए लेटर टू गॉड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये ए लेटर टू गॉड, ए लेटर यानी कि एक पत्र, टू गॉड यानी कि भगवान को, तो हिंदी में इसको कहेंगे भगवान को एक पत्र, ठीक, या फिर भगवान के लिए एक पत्र। इसको लिखा है जीएल फ्यून्स ने। ये राइटर का नाम है जीएल फ्यून्स। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी, कि ये दो चीज़ें आप तैयार रखें। पहला पाठ का नाम और दूसरा लेखक का नाम। अक्सर होता है कि आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ये दो बातें ज़रूर पूछी जाती हैं कि आप पाठ का नाम लिखिए और उसके राइटर का नाम लिखिए, यानी कि लेखक का नाम लिखिए। तो दो चीज़ें आप याद रखिए, यह परीक्षा की दृष्टि से भी और आपकी पढ़ाई की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो पाठ का नाम मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र या भगवान के लिए एक पत्र। इसको लिखा है जीएल फ्यून्स ने। चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ को और समझते हैं अबाउट द आथर, यानी कि लेखक के बारे में। अबाउट द आथर। अबाउट द आथर यानी कि लेखक के बारे में। जीएल फ्यून्स, वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर, हैज रिटन फॉर द यंग्स एज वेल एज द ओल्ड। जीएल फ्यून्स, वन ऑफ द फेमस, यानी कि फेमस का मतलब कि प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध मॉडर्न माने कि आधुनिक राइटर का मतलब कि लेखक। जीएल फ्यून्स एक आधुनिक लेखक हैं। हैज रिटन, जिन्होंने लिखा है, फॉर द यंग्स यानी कि युवाओं के लिए, एज वेल एज द ओल्ड और बूढ़ों के लिए भी। तो पूरी लाइन को देखें तो पूरी लाइन हो जाती है कि जीएल फ्यून्स एक आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने नौजवानों के लिए और साथ ही साथ बूढ़े या बुजुर्ग वर्ग के लिए भी कुछ न कुछ लिखा है। ही इज ही ही इज ए सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। वह एक सिंपल यानी कि साधारण शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटी कहानी राइटर का मतलब कि लेखक, एंड ह्यूमरिस्ट का मतलब कि हास्य लेखक, यानी कि वह साधारणतः छोटी कहानी और हास्य लेखक हैं। यानी कि वो छोटी कहानी लिखते हैं जो कि साधारणतः छोटी होती है, साधारण होती है और हास्य रस से भरी होती है, ऐसी कहानी वो लिखते हैं। ही इज अ जनरल राइटर हु हैज रिटन ऑन सिंपल थीम्स। वह एक ऐसे सामान्य लेखक हैं, ही हैज अ जनरल राइटर हु हैज रिटन फॉर सिंपल थीम, यानी कि जिन्होंने साधारण बातों पे या साधारण तथ्यों पे भी लिखा है। जैसे अभी हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ये लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के लिए एक पत्र। इस तरह की कहानियाँ भी जेल फ्यून्स जी ने लिखा है। अब देखते हैं, अ लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी विच इज फुल ऑफ ह्यूमर। भगवान को एक पत्र, यह एक साधारण कहानी है जो कि हास्य से भरी हुई है या हास्य से परिपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अबाउट द आथर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आप अगली वीडियो चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। इसे आप कमेंट करके हमें बताएं, इससे हमें खुशी मिलेगी और साथ ही साथ में हमें आपको पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह मिलेगा। अब आइए चलते हैं अबाउट द लेसन पे। अबाउट द लेसन यानी कि पाठ के बारे में। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंचो, ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। यहाँ तक एक सेंटेंस होता है
और जैसा कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि मैं आपको हर एक शब्द का अर्थ बताता हूँ, उसके बाद पूरे वाक्य का अर्थ बताता हूँ। तो इसी क्रम में चलिए समझते हैं। लेंचो यह एक व्यक्ति का नाम है। ए हार्ड वर्किंग फार्मर यानी कि एक मेहनती किसान था। फार्मर का मतलब किसान होता है, आप सभी जानते हैं। लिव्ड यानी कि रहता था। इन अवेली का मतलब कि घाटी में। ऑन द टॉप ऑफ लो हिल्स का मतलब कि निचली पहाड़ी की चोटी पर, यानी कि जो पहाड़ी होती है तो ऊंची नीचे होती है, तो जो निचली पहाड़ी थी उसी की चोटी पर एक घाटी थी और उसी घाटी के बीच में लेंचो रहता था। अब पूरी लाइन का अर्थ समझते हैं कि लेंचो एक मेहनती किसान था जो कि निचली पहाड़ी की घाटी के बीच घाटी पर रहता था। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin due to severe snowfall resulting a total damage of his crop. वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह ही फेस्ट मतलब कि वो सामना करता है। रूइन यानी कि बर्बादी का, नुकसान का। टू सेवर स्नोफॉल का मतलब कि तेजी से हुई बर्फबारी का। रिजल्टिंग जिसका परिणाम यह होता है कि टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप यानी कि उसकी पूरी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। यानी कि एक सुबह उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जो कि होता है कि बर्फबारी होती है यानी कि ओले गिरते हैं और जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। He turned to God in distress and wrote a letter asking him to send money. ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस। ही टर्न टू गॉड यानी कि वो भगवान की तरफ मुड़ता है। इन डिस्ट्रेस यानी कि दुखी होकर के। एंड रोट और लिखता है। ए लेटर यानी कि एक पत्र। आस्किंग हिम और उनसे मांगता है। टू सेंड मनी यानी कि पैसे भेजने के लिए। अर्थात कि तब वह दुखी होकर के भगवान की तरफ में मुड़ता है और उन्हें पैसे भेजने के लिए एक पत्र लिखता है। ए पोस्टमैन एक डाकिया सा द लेटर यानी कि उस पत्र को देखता है, जो कि भगवान के लेटर टू गॉड यानी कि जो कि भगवान के नाम का था। एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर और उसे उस डाक मालिक के पास में या पोस्ट मास्टर के पास में ले जाता है। हु फर्स्ट लाफ्ड जो कि पहले तो हंसता है। एंड देन वाज सरप्राइज्ड और इसके बाद वह आश्चर्यचकित रह जाता है। एट द फेथ ऑफ द राइटर उस लेखक के विश्वास को देख करके। यानी कि एक पोस्टमैन जो कि भगवान के नाम के इस पत्र को देखता है और वह उसे डाक मास्टर को दिखाता है, जो कि पहले तो हंसता है लेकिन बाद में वह लेखक के विश्वास को देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ वह अपने कर्मचारियों से भी कुछ पैसे इकट्ठा करता है। एंड सेंट इट और उसे भेजता है टू लेंचो यानी कि लेंचो के साथ में अलॉन्ग विद द लेटर यानी कि एक पत्र के साथ में। कहने का मतलब कि वह अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे लेकर के इकट्ठा करता है और इसे लेंचो के लिए भेजता है और साथ में एक पत्र भी भेजता है। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर विद मनी जब लेंचो को पत्र मिलता है जो कि पैसे के साथ में होता है। ही काउंटेड इट लेस यानी कि जब गिनती करता है तो कम होते हैं। ही फेल्ट फ्यूरियस तो वो फ्यूरियस हो जाता है यानी कि क्रोधित हो जाता है। सो ही रोट एन अदर लेटर टू गॉड और तब वह एक दूसरा भगवान के नाम का पत्र लिखता है। एंड आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी और उनसे बाकी के बचे हुए पैसे को भेजने के लिए कहता है, लेकिन नॉट बाई द पोस्ट लेकिन कहता है कि इसे पोस्ट यानी कि डाक के जरिए मत भेजा जाए। एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस यानी कि जो इसे डाक खाने के कर्मचारी हैं वे सभी धूर्त हैं यानी कि धोखेबाज हैं और उसका पैसा खा जाते हैं। तो पूरी लाइन को देखते हैं तो हो जाता है कि जब लेंचो को वह पत्र मिलता है तो और पैसे के साथ में पत्र मिलता है तो जब वह उसे गिनता है यानी कि उन पैसों को गिनता है तो वह क्रोधित हो जाता है और फिर वह दोबारा एक पत्र लिखता है जिसमें वह भगवान से बचे हुए पैसे की मांग करता है, लेकिन वह लिखता है कि इसे डाक के जरिए न भेजा जाए क्योंकि जितने भी डाक खाने के कर्मचारी हैं वे सब बेईमान यानी कि धूर्त हैं। ऐसा लेंचो लिखता है और वह पत्र फिर से भगवान के पास में भेजता है। तो आई होप कि आपको
अबाउट द लेसन पढ़ करके ये बात समझ में आ गई होगी कि यह पाठ किसके बारे में है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पाठ एक मेहनती किसान लेंचो के बारे में है, जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है ओले गिरने की वजह से, और फिर वह परेशान होकर के भगवान की तरफ में मुड़ता है और भगवान को एक पत्र लिखता है जिसमें कि वह उनसे पैसे की मांग करता है। और उस पत्र को, जो पत्र लिखता है, उसको डाक के लोग देखते हैं और फिर उसे पैसे भेजते हैं, लेकिन जितना पैसे की वो मांग किया होता है उससे कम पैसे उसे मिलते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वह फिर से दोबारा पत्र लिखता है और ये कहता है कि उसे जो बाकी के पैसे हैं वह डाक के जरिए ना भेज करके सीधे उसको भेजा जाए, क्योंकि जो डाक खाने के जितने भी कर्मचारी हैं वे सही नहीं है, यानी कि बेईमान हैं। शुरुआत करते हैं पाठ को, और पाठ में हम आ गए हैं पहले पैराग्राफ पे। तो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है 1 यानी कि फर्स्ट। तो पहले पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि पूरी घाटी में, एंटायर का मतलब कि संपूर्ण, वैली का मतलब कि घाटी में, ओनली वन का मतलब कि केवल एक, हाउस का मतलब कि घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, लो हिल का मतलब होता है निचली पहाड़ी, क्रेस्ट का मतलब कि चोटी, सेटन का मतलब कि स्थित था। तो अगर पूरे वाक्य को देखें तो हो जाता है कि उस पूरी घाटी में निचली पहाड़ी की चोटी पर केवल एक ही घर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, फ्रॉम हिज हाइट, हिज का मतलब उसकी हाइट का मतलब कि ऊंचाई से, उसकी ऊंचाई से अर्थात कि जहाँ पे वो घर स्थित था उस चोटी की ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, वन कुड सी का मतलब कि कोई भी देख सकता था, रिवर यानी कि नदी को, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि खेतों को, राइप कॉर्न, राइप का मतलब कि पके हुए, कॉर्न का मतलब कि अनाज का, डाटेड विद द फ्लावर यानी कि जो कि फूलों से लदी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रोमिस जो कि हमेशा वादा करती थी, ये गुड हार्वेस्ट का मतलब कि एक अच्छी अनाज देने का, एक अच्छी फसल देने का। तो अगर हम पूरी लाइन को देखें तो पूरी लाइन का अर्थ हो जाता है कि उसकी ऊंचाई से कोई भी नदियों को और फूलों से लदी हुई फसलों के खेत को देख सकता था, जो कि एक अच्छी फसल देने का वादा करती थी। The only thing the earth needed was downpour or at least shower. The earth, the only one the earth needed यानी कि only thing, only का मतलब कि एक thing का मतलब कि ज़रूरत थी, यानी कि एक ज़रूरत थी, the earth needed यानी कि वो धरती की ज़रूरत थी, was a downpour, downpour का मतलब होता है कि गहरी बारिश, और at least का मतलब कि थोड़ा सा, shower का मतलब कि बूंदाबांदी। कहने का मतलब कि धरती को या तो तेज बारिश या फिर कम से कम हल्की बूंदाबांदी की ही जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, ठीक, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीन टुवर्ड्स द स्काई नॉर्थ ईस्ट। तो पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं कि थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी कि सुबह होते ही लेंचो, यानी कि सुबह लेंचो जो कि अपने खेतों को, इंटीमेटली का मतलब होता है कि परिचित था, यानी कि जो कि अपने खेतों से परिचित था, हैड डन नथिंग लेकिन वह कुछ किया नहीं, इल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है पूर्वोत्तर की दिशा में। यानी कि लेंचो जो कि अपने खेतों से परिचित था, अब परिचित होने का मतलब यहाँ पे कि धरती को पानी की ज़रूरत थी, तो इस बात को वह जानता था, यही अर्थ लिया जाएगा कि जो कि अपने खेतों से परिचित है, यानी कि जो कि अपने खेतों के बारे में जानता था, हैड डन नथिंग लेकिन वह कुछ कर नहीं सका, बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट लेकिन वह आकाश में पूर्वोत्तर दिशा में देखा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये कन्फर्म हो गया होगा कि सुबह होते ही लेंचो जो कि अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता था, वह कुछ कर नहीं सका, यानी कि उसने कुछ किया नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर दिशा में आकाश की तरफ देखा। चलिए अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ, और मुझे उम्मीद है कि आपको पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं या उससे पूछ सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो पूरी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँ। शुरुआत करते हैं दूसरे पैराग्राफ की, जिसमें है कि नाउ
वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, यानी कि लेंचो, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी कि लेंचो ने कहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, यानी कि औरत, यानी कि वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब रियली गोइंग, यानी कि हम जा रहे हैं, टू गेट यानी कि पाने के लिए, सम वाटर यानी कि कुछ, वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कि जब वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में देखता है, यानी कि पूर्वोत्तर दिशा में देखता है, तो उसके बाद में वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द ओमेन, यानी कि वह महिला, हु आज प्रिपेयरिंग, जो कि बना रही थी, सपर यानी कि रात्रि का भोजन, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। ठीक, महिला जो कि रात्रि का भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया एस गॉड बिलिंग, हाँ भगवान की इच्छा से। अब अगर पूरी लाइन को देखें तो पूरी लाइन का अर्थ हो जाता है कि महिला जो रात्रि का भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया कि हाँ भगवान की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग in field while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. The older boys यानी कि बड़े लड़के वेयर वर्किंग का मतलब कि कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड का मतलब कि खेतों में, यानी कि बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, while यानी कि जबकि द स्मॉलर वन यानी कि जो छोटे थे, वेयर प्लेइंग का मतलब कि खेल रहे थे, नियर द हाउस का मतलब कि घर के पास में। अंटिल, बड़े लड़के जो कि खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के वह घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल यानी कि तब तक, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, यानी कि तभी वह महिला उनको, उन सबको बुलाती है, कम फॉर डिनर यानी कि भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी कि यह मध्यान्ह भोजन का ही समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कहने का मतलब कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर दिशा में, ह्यूज माउंटेन का मतलब कि बहुत से बादल, माउंटेन, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, माफ़ी चाहता हूँ, कि बादलों का एक समूह, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स यानी कि बादलों का एक समूह, कुड बी सीन का मतलब देखा जा सकता था, अप्रोचिंग का मतलब कि उठते हुए, यानी कि पूर्वोत्तर दिशा में बादलों का एक समूह या बादलों को उठते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी, ताज़ी और मीठी थी। तो इतने का अर्थ हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए और इसको फिर से रिवाइज कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। द मैन went out no other reason that to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, वह व्यक्ति किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि बारिश की बूंदों का आनंद अपने शरीर पर लेने के लिए बाहर गया, और जब वह वापस लौटा तो वह तेजी से चिल्लाया, तेजी से चीखा। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस, ये बारिश की बूंदें नहीं बल्कि आकाश से नए सिक्के गिर रहे हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बिग ड्रॉप्स यानी कि जो बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट के पीसोस के बराबर हैं। एंड द लिटिल वन आर 5, जो छोटे हैं वो 5 सेंट के सिक्कों के बराबर हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कि सेंट्स आपके अमेरिका में चलने वाले और अन्य देशों में चलने वाले ये पैसे हैं। जैसे कि आप डॉलर जानते हो, अपने यहाँ रुपया चलता है, ठीक वैसे वहाँ पे सेंट चलते हैं। तो दोस्तों ये जो सेंट है और इससे बड़ा होता है पीसो, ये सब क्यूबा में चलते हैं, यानी कि जैसे अपने देश इंडिया में रुपीज़ चलता है वैसे वहाँ पे यानी कि क्यूबा में ये सेंट और पीसो चलते हैं। तो आई होप कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे पैराग्राफ की तरफ में। With the satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With
विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी कि संतुष्टि के भाव से ही रिगार्डेड हिज फील्ड यानी कि उसने फसलों को देखा है, फसलों की तरफ में ध्यान दिया। ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर यानी कि जो कि फूलों से लदी हुई थी, पके हुए फूलों से तैयार थी। कहने का मतलब कि उनकी फसलें जो थी वो फूल लगे हुए थे, उसमें फल लगने ही वाले थे। कि ड्रेप्ड इन अ सर्टन ऑफ रेन जो कि अब बारिश की बूंदों से भीग रहे थे, अर्थात कि बारिश की बूंदों में वो भी आनंद ले रही थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद रेन, लेकिन तभी अचानक स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो यानी कि तेजी से बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन और बारिश के साथ में। ये रहा वीडियो का पहला पार्ट, और वीडियो का दूसरा पार्ट यानी कि बाकी का बचा हुआ लेसन मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हाँ दूसरा वीडियो चाहते हैं तो आप तुरंत कमेंट कीजिए कि आपको कितनी जल्दी से समझ में आ गया और आपको कितनी जल्दी दूसरा वाला वीडियो चाहिए। तो पार्ट 2 का आप इंतज़ार कीजिए, जल्द ही पार्ट 2 आपको मिलेगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजो यार, कि दोस्त भी इसको पढ़ें और वो भी थोड़ा सा इस लॉकडाउन में पढ़ाई का आनंद लें। थैंक यू।